हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना के पीरियड में आप सभी ठीक होगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, अर्थ मूवमेंट मतलब भू संचलन। भू संचलन क्या होता है? भू संचलन से हमारा अभिप्राय सीधा सा यही है कि पृथ्वी है जो वह गतिमान है। अर्थ है जो अर्थ मूवमेंट मतलब कि अर्थ है जो वह मूव कर रही है। अर्थ कैसे मूव करती है? अर्थ एक तो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। आप सबको पता है कि अपने ही अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है। एक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, दो तरह की मूवमेंट हो गई। लेकिन जिस अर्थ मूवमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वह मूवमेंट पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसको हम बोलते हैं अपना अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट कहा जाता है उसको। तो अर्थ क्रस्ट है जो भू पर पट्टी मतलब कि पहली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वह क्या है, वह छोटी छोटी सी प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। अब ये जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स आपकी मूव करती हैं और मूव करने के कई कारण हो सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह है अंतर्जात बल मतलब कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो पृथ्वी के अंदर से फोर्स उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स चल रही होती हैं, उन्हीं कन्वेक्शनल करंट्स से जो बल पैदा होता है और उसी बल से अर्थ की जो प्लेट्स हैं, ऊपर वाली जो प्लेट है पृथ्वी की भू पर पट्टी अर्थ क्रस्ट, वह मूव करती है। अब ये प्लेट्स क्या चीज़ होती हैं? प्लेट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वह एक पार्ट में नहीं है, बल्कि वह छोटे छोटे से टुकड़ों में बटी हुई है और ये सभी टुकड़े मिल करके पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। और जैसे नॉर्थ अमेरिका एक प्लेट है, दक्षिण अमेरिका एक प्लेट है, अफ्रीका एक प्लेट है, यूरेशिया एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट है और कुछ सब प्लेट्स भी हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है, क्रस्ट है, वह टुकड़ों में बटी हुई है। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, चलती हैं, कुछ प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आ रही होती हैं, कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो इनको आज हम देखेंगे कि भी किस प्रकार से कुछ प्लेट्स एक दूसरे के साथ इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ रगड़ खाती हुई मतलब कि चल रही होती हैं। तो इस प्रकार से हम आज देखेंगे कि प्लेट्स की मूवमेंट किस किस प्रकार की होती है और इस मूवमेंट की वजह से किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, मतलब लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है। तो आज का चैप्टर है अर्थ मूवमेंट। चलिए सबसे पहले मैं आपको आज एक चित्र के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि पृथ्वी में जो प्लेट्स का वर्णन मैंने किया कि वो प्लेट्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्लेट है। तो अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये चित्र, इसको ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका एक प्लेट है, दक्षिण अमेरिका उसके नीचे एक प्लेट है। इधर आप आइएगा तो अफ्रीका एक प्लेट है, यूरेशियन एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट है और कुछ ये सब प्लेट्स भी हैं इसके अंदर, माइनर प्लेट्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी प्लेट्स को इस चित्र के अंदर देख रहे हैं और इन्हीं प्लेट्स में जहाँ पर इनकी कॉर्नर बने हुए हैं, इन कॉर्नर्स के पास से ही अगर आप देखेंगे तो इन कॉर्नर्स से ही ये प्लेट्स, कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं और कुछ प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर पैरेलल मूव कर रही हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इन मूवमेंट्स की वजह क्या है, इसके कारण क्या है, यही आज के चैप्टर का मुख्य उद्देश्य रहेगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, जैसे कि पर्वत मतलब कि माउंटेन्स किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन किस प्रकार से बनते हैं, फॉल्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपके कंसेप्ट भी इस चैप्टर से क्लियर होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थ मूवमेंट। चलिए अब मैं आपके सामने एक दूसरा
चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर यदि आप देखेंगे तो मुख्य रूप से दो बल आपके बताए गए हैं। दो तरह की फोर्सेस हैं, दो ही फोर्सेस बताई गई हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस वह फोर्सेस हैं जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वह हैं जो पृथ्वी के बाहर से उसके ऊपर बल लगता है। तो दो तरह की फोर्सेस आपको मैंने बताई। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं? इंडोजेनेटिक फोर्सेस वह फोर्सेस होती हैं जो पृथ्वी पर इरेगुलरिटीज़ क्रिएट करती हैं। मतलब क्या है कि असमानता पैदा करती हैं, जैसे कि प्लेन एरिया, पठार एरिया, माउंटेन एरिया, समुद्री एरिया। तो ये क्या हुआ? इरेगुलरिटीज़ हो गई। तो इस इरेगुलरिटीज़ को काट छाट कर उसको प्लेन करने का काम जो करती हैं वो करती हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। मतलब कि डेनुडेशन करना, अनाच्छादन करना और उसका फिर डिपोजिशन करना। तो ये जो काम है ये है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के काम, बहिर्जात बल जिसको हम बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस इरेगुलरिटीज़ अर्थ सरफेस के ऊपर पैदा करती है और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस उन इरेगुलरिटीज़ को दूर करने का काम करती हैं। जैसे कि अब पहाड़ बन गए, पहाड़ बनने के बाद क्या होता है कि उन पहाड़ों से जो नदी चलती हैं, नदियों से फिर क्या होता है? कटाव होता है। कटाव क्या करता है? पहाड़ को काट करके उसको प्लेन एरियाज़ के अंदर फैलाने का काम करता है और प्लेन एरियाज़ का निर्माण करता है। तो अब आपको समझ में आया कि पहाड़ को काट करके उसको प्लेन एरिया का काम कर रहा है। तो ये क्या कर रही है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं जो कि इंडोजेनेटिक फोर्सेज की वजह से पहाड़ बने, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज अब उन्हीं पहाड़ों को काट करके उसको प्लेन करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ में आया कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस आपको क्या करती है? इरेगुलरिटीज़ पैदा करती है अर्थ सरफेस के ऊपर। इरेगुलरिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर आपका माउंटेन है। तो इस प्रकार की असमानताएं पैदा करती है, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस उन असमानताओं को दूर करके उसको प्लेन करने का काम करती है। ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस चार्ट के माध्यम से हम पूरे के पूरे अर्थ मूवमेंट को सिर्फ एक इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो अब आपके सामने ये चार्ट है, इसमें देखिएगा सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो दो तरह की फोर्सेस मैंने बताई, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस आज के चैप्टर का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आप हम करते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस में दो तरह की फोर्सेस काम कर रही होती हैं। पहली जो फोर्स होती है वो होती है डियास्ट्रोपिक फोर्स, मतलब पटल विरूपिणी बल, और दूसरी होती है सडन फोर्स। अब जो डियास्ट्रोपिक फोर्सेस होती हैं वह धीमी गति से काम करती हैं। मतलब कि बहुत बड़ा काम करना होता है तो वहाँ पर काम को धीमी गति से होता है। जैसे कि पूरे का पूरा महाद्वीप बनाना है। ठीक, महाद्वीप बनाने के लिए पूरे का पूरा एक देश बनाना है। तो उस देश को बनाने के लिए जो फोर्सेज हैं वह धीमी गति से काम करती हैं और धीरे से उसको ऊपर की तरफ उठाती हुई पृथ्वी को नीचे से बल लगता है, और वह पूरे का पूरा पार्ट ऊपर उठ करके और दूसरे एरिया से ऊपर उठ जाता है, और उस पूरे एरियाज़ को एक महाद्वीप की संज्ञा दे दी जाती है। और सडन फोर्सेस, क्योंकि डियास्ट्रोपिक फोर्सेस मैंने बताया पटल विरूपणी फोर्स है, वह धीमी गति से काम करती है। तो सडन फोर्सेस क्या होगी? आकस्मिक बल जो एकदम से आपका लगता है। जैसे कि अब इस जो सडन फोर्सेस है इसको हम एक बारी करके देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है वह अर्थक्वेक, अब मान लीजिए भूकंप आता है तो भूकंप क्या करता है? अर्थक्वेक जब आता है तो क्या करता है? वो एकदम से अपनी फोर्स है उसको रिलीज़ कर देता है, और उस रिलीज़ होने की वजह से जितनी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज़ अर्थ सरफेस पर देखने को मिलती है, जितनी भी अर्थ फीचर्स सामने आती हैं, तो वह क्या किस चीज़ का परिणाम होती है? सडन फोर्सेस का। तो अब सडन फोर्सेस को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक है, और दूसरा है इग्नियस एक्टिविटीज़ है।
और इग्निस एक्टिविटीज़ में आपका क्या आता है कि वोल्केनोज का इरप्शन होता है। मान लो जब वोल्केनोज का इरप्शन होता है, मतलब कि ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, तो उसकी वजह से भी वो भी एक सडन फोर्सेस है, एकदम से आपके सामने है क्या करती है कि स्थल है जो हमारा उसका स्वरूप बदल कर रख देती है। जब वोल्केनो फटता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो उससे जो आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज़ पैदा होती हैं, तो एक वह आपकी फोर्सेस होगी। तो दो फोर्सेस इसके अंदर काम करती हैं, एक अर्थक्वेक, दूसरा ज्वालामुखी, सडन फोर्सेस के अंदर। तो यह था बहुत ही छोटा सा विषय, लेकिन अब हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब देखते हैं हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब मैंने बताया कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वह दो तरह की होती है। अपीरियो एक तो होती है डिएस्ट्रोपिक फोर्सेस, पटल विरूपणी बल, और दूसरा आकस्मिक बल मतलब सडन फोर्सेस, जो एकदम से पृथ्वी के ऊपर अचानक से हलचल बढ़ा देती है और अर्थ सरफेस का स्वरूप चेंज कर देती है। जो पहला वाला है डिएस्ट्रोपिक फोर्सेस है, अब उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें भी आपके दो डिएस्ट्रोपिक फोर्सेस के अंदर दो चीज़ें बनती हैं। पहली जो बनती हैं वो क्या बनती हैं, वो होती हैं अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस। अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब है पूरे का पूरा एक देश बनना, महाद्वीप बनना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस, महादेश जनक बल। और दूसरा होता है ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर ओरो का मतलब होता है पर्वत, जेनेटिक मतलब निर्माण करना, तो पर्वतों का निर्माण करने वाली फोर्सेस एक ओरोजेनेटिक फोर्सेस। तो एक तो आपका महाद्वीपों का निर्माण करने वाली फोर्सेस होती है, और एक होती है पर्वतों का निर्माण करने वाली फोर्सेस। तो अब अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस भी आगे चल कर के इसके भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस में। एक होती है अपवर्ड फोर्सेस, एक होती है डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड जो फोर्सेस, उसमें क्या होता है, भूपरपट्टी जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही होती है, तो जब जो पार्ट ऊपर उठते हैं और दूसरा पार्ट नीचे रह जाता है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर तो आपका क्या बनता है, उस पर आपका महाद्वीप बनता है, और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर उसको बोलते हैं सबमर्जेंस। इसको बोलते हैं आपका एमरजेंस। जो ऊपर उठता है उसको बोलते हैं एमरजेंस, और नीचे जो बैठता है उसको बोलते हैं सबमर्जेंस। तो सबमर्जेंस वाला जो पार्ट है यहाँ पर बनता है आपका समुद्री एरिया, और जो एमरजेंस है जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वहाँ पर बनता अपना लैंड वाला पार्ट, जहाँ पर लोगों के खेत खलिहान पर्वत और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी एमरजेंस वाले पार्ट के ऊपर बनती हैं। जबकि सबमर्जेंस वाले पार्ट के ऊपर आपका समुद्र आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस है, जो अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस है जिस वह एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स से समुद्रों का निर्माण होता है, और अपवर्ड फोर्सेस से आपका महाद्वीपों का निर्माण होता है। अब इसमें अपीरियोजेनेटिक फोर्सेस के साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट था वो मैंने बताया था ओरोजेनेटिक फोर्सेस। अब ओरोजेनेटिक फोर्सेस को देखते हैं कि ओरो मतलब पर्वत, जेनेटिक मतलब निर्माण करना। तो पर्वतों का निर्माण करने के लिए किस किस प्रकार की फोर्सेस काम कर रही होती हैं, तो आज हम इसमें वह चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला है टेंशन, तनाव, और दूसरा होता है कंप्रेशन, संपीड़न। देखो तनाव और इसके अंदर मैं आपको, और कंप्रेशन, इसके अंदर आपको मैं सीधा सा एक संबंध बता देता हूँ। तनाव क्या होता है, तनाव का मतलब होता है खिंचाव, सीधा सा खिंचाव। तो क्या है, जब एक प्लेट अलग अलग दिशा में जब उनका खिंचाव होता है, चलिए मैं उसके लिए आपको एक यहाँ पर चित्र बनाकर दिखाता हूँ, चित्र के माध्यम से आप समझिएगा। तो लीजिए ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले वाला ऊपर वाला चित्र को देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है ए पार्ट, इस पार्ट को देखिएगा। इस पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्लेट्स हैं वह एक दूसरे से अपोजिट दिशा में जा रही हैं। प्लेट ए और प्लेट बी, ये प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे से अपोजिट दिशा में मूव कर रही हैं। तो इनके जो बीच में जो पार्ट है वो क्या होगा, खिंचाव होगा। जहाँ पर मैंने टेंशन लिखा हुआ है तो यहाँ पर खिंचाव पैदा होगा। इस खिंचाव की वजह से क्या होता है, यहाँ पर भ्रंश वैली या फिर फॉल्ट लाइन बन जाती है, ठीक है। और नीचे से जो मैग्मा है वह बाहर आता है और महाद्वीपीय मिड ओशियनिक रिजिज का निर्माण होता है इस प्रकार के प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। तो अब
दूसरा पार्ट देखिएगा, ए के बाद नीचे वाला बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि प्लेट्स क्या हो रही है, एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। तो नज़दीक आने की वजह से क्या होता है, कंप्रेशन होता है। यदि जिस प्रकार से हम एक गुब्बारे को यदि हम खींचते हैं तो क्या होता है कि वह गुब्बारा ऊपर या नीचे की तरफ फैलने लगता है। तो इनके बीच में जितना भी मैटर, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो इनके बीच में जितना भी मैटर होता है वह क्या होता है, वह स्क्वीज्ड हो जाता है। स्क्वीज्ड इस प्रकार से जब हम दबाते हैं, दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो स्क्वीज्ड हो जाता है, और बीच वाला जो मैटर है वो इस प्रकार से फोल्ड माउंटेन का रूप धारण कर लेता है, जिस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत है, रॉकीज़ है, एंडीज़ है, ठीक है, ये सारे के सारे पर्वत है इस कंप्रेशन की वजह से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। तो अब आगे चल के इनके और छोटे छोटे से स्वरूप हैं, उनको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं टेंशन की। तो टेंशन से क्या क्या होता है, टेंशन से सीधी सी बात है कि जो भूपर पट्टी है उसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं, कहीं कहीं पर तो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और कहीं पर उसके अंदर एक विस्तृत बहुत बड़ी घाटी बन जाती है। और इस प्रकार की जो घाटी बनती है उसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जो वह ग्रेट रिफ्ट वैली जो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है, वह एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसके अंदर क्या क्या है कि दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे से पहाड़ है, जो ऊंचे ऊंचे क्या प्लेन क्या होता है कि यूं और यूं करके, ये इसका मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। तो क्या होता है कि रिफ्ट वैली आपकी टेंशन से ही बनती है। तो क्या होता है इस प्रकार से ये तो ये यहाँ पर क्या होती है, रिफ्ट वैली बन जाती है। ये आपके सामने मैं रिफ्ट वैली इसमें आप रिफ्ट वैली के अंदर इस चित्र को देखिए। इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो जहाँ मैंने रिफ्ट वैली लिखा हुआ है वह वाला बीच वाला पार्ट तो नीचे की तरफ धंस जाता है, और जो इसके बराबर के दोनों पार्ट है वह ऊपर की तरफ उठते हैं। तो नीचे बीच वाला जो पार्ट है वह नीचे की तरफ धंसा हुआ एक वैली की तरह दिखाई देता है, जो कि टेंशनल फोर्सेस का ही एक परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्ट हो गया। फॉल्ट के बाद अब हम कर रहे थे कंप्रेशन। कंप्रेशन में जो होता है संपीड़न होता है। संपीड़न में क्या होता है, जो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, जब नज़दीक आती है तो बीच वाला पार्ट है वह फोल्ड माउंटेन में इस प्रकार से फोल्ड बन जाते हैं और फोल्ड माउंटेन में बदल करके बन जाता है। वो इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली होती है रैपिंग और दूसरी होती है फोल्डिंग। रैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पेज यदि हम देखें, एक बहुत बड़ी शीट मतलब कि, या फिर एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर यदि बहुत बड़े एरिया के अंदर यूं लहरनुमा आपको वह शेप दिखाई देती है, तो उस बहुत बड़े एरिया के को जो मतलब कि वो ना तो पहाड़ होता है ना वो प्लेन होता है, सिर्फ उसके अंदर रैपिंग आ जाते हैं इस प्रकार के। तो इस एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, रैपिंग और संवलन कहते हैं। लेकिन जब जहाँ पर फोल्ड शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो फोल्ड एक विस्तृत एरिया के अंदर रैपिंग को संवलन को कहा जाता है, रैपिंग बहुत बड़े एरिया के संवलन को कहा जाता है, जबकि फोल्डिंग से आपके बड़े बड़े माउंटेन हिमालय, रॉकीज़, एंडीज़, एटलस और आल्प्स जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। अभी हम देख रहे थे आपका इंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये देखा हमने इंडोजेनेटिक फोर्सेस किस प्रकार से काम करती हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं जो वहाँ पर दो काम होते हैं। एक पहला काम होता है डेनुडेशन का और दूसरा होता है डिपोजिशन का। डेनुडेशन के अंदर क्या होता है, जब पर्वत पहाड़ बन जाते हैं तो पहाड़ बनने के बाद उनको काटने छाटने का काम किया जाता है मौसम के विभिन्न कारकों के द्वारा, ठीक है, उसको काटा छाटा जाता है। तो उस काटने छाटने वाले जितने भी एजेंट होते हैं वह डेनुडेशनल एजेंट कहलाते हैं। जबकि डिपोजिशन का काम क्या होता है कि वही एजेंट उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे कि पर्वतों को काटा छाटा जाता है,
किस चीज़ के माध्यम से? आपका वेदरिंग से, इरोजन से, और फिर पानी उसको, हवा उसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला करके डिपॉजिट कर देती है, तो वह प्लेन एरियाज का निर्माण करता है डिपोजिशंस के अंदर। तो डेनुडेशनल एजेंट्स है जो इम्पोर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डेनुडेशनल एजेंट्स। डेनुडेशनल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले मैंने बताया आपको वेदरिंग। दूसरा वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि चट्टानों का अपने ही स्थानों पर टूटना, फूटना और गलना, और वो वहीं पर पड़ी रहती हैं। वेदरिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। वेदरिंग के एजेंट कौन से हो सकते हैं? देखिए, केमिकल वेदरिंग हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग हो सकती है। तो इसके अंदर हम ज़्यादा विस्तृत रूप से ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि चट्टानों का अपने स्थानों पर टूटना, फूटना, गलना, सड़ना और वहीं पर पड़े रहना। अब इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन जब होता है तो वह हवा के द्वारा भी हो सकता है, बर्फ़ के द्वारा भी हो सकता है, पानी के द्वारा भी हो सकता है। तो पहाड़ों पर हवा भी है, बर्फ़ भी है और पानी भी है। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके उस चीज़ों का, उन चट्टानों का इरोजन करती हैं। इरोजन करके उसको फिर क्या कहते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको फिर डिपोजिशन करने का काम किया जाता है। और दूसरा होता है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि पूरे का पूरा, जैसे कि पहाड़ है, वह अपने स्थान पर यदि मान लिया जाए वह खिसक जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग कहा जाता है। मास ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है? मास ट्रांसफ़र है जो इस चित्र के अंदर देखते रहिएगा आप, जो मैं बता रहा हूँ यह इस चित्र के अंदर था सारे का सारा, तो चित्र के अंदर आपको देखते रहना है, ठीक है। तो मास ट्रांसफ़र, जब जितना भी पार्ट मान लिया जैसे पहाड़ खिसका और अब वो पहाड़ वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। किस चीज़ के माध्यम से? वह सारी की सारी चीज़ें आपकी डेनुडेशनल एजेंट ही करते हैं। एजेंट मैं आपको बता चुका हूँ कौन से होते हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि डिपोजिशन करने का काम कौन से कारक करते हैं। सबसे पहला डिपोजिशन मतलब निक्षेपण। किसी चीज़ को यहाँ पर वह मैटर इकट्ठा हो गया, पहाड़ पर टूट गया, फूटने के बाद अब वो पानी के साथ मिल कर के बह रहा है, हवा के साथ मिल कर के उड़ रहा है, ग्लेशियर जो होते हैं पहाड़ की हिम नदी जिसको कहते हैं, उसके साथ भी कुछ मैटर ऊपर से नीचे की तरफ बह कर आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिपोजिशनल एजेंट्स हैं। जैसे कि रिवर, विंड मतलब कि आपकी होगी, रिवर मतलब नदी, विंड मतलब पवन, ग्लेशियर मतलब हिम नदी, समुद्र की तरंगे, सोल्यूबल मैटर्स कौन से होते हैं? जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कि नमक, ठीक है, और घुलनशील पदार्थ होते हैं। और उसके बाद है कार्बोनिक मैटर मतलब कि पीट। ये सारे के सारी चीज़ें क्या होती है? वहाँ से घुल कर, टूट कर, फूट कर, पानी के साथ बह कर, हवा के साथ उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर डिपॉजिट कर दी जाती हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को भी देख लिया, जान लिया, और इन सभी चीज़ों को आप ये चार्ट समझकर एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। अब आगे चलकर हम इसी इंडोजेनेटिक फोर्सेस को विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पर हमने इसका एक विस्तृत मत परंतु संक्षिप्त रूप आपके सामने रख दिया है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा विभिन्न चित्रों के माध्यम से, विभिन्न इस चार्ट के माध्यम से। और दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा। मैंने 1 यूनिट करवा दी है आपको, और उस यूनिट के बाद आपको 3 क्वेश्चन भी दिए हैं, और ग्रुप के अंदर जो आपकी क्लास के ग्रुप बना रखे हैं उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट यूनिट के मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, उन 3 क्वेश्चंस की पीडीएफ बना करके मेरे पास भेजेगा। यदि कोई स्टूडेंट उसकी पीडीएफ बना करके अपने हाथ से लिख करके उन 3 क्वेश्चन के आंसर जो मैंने वीडियोज़ में आपको बताया उसी आधार पर वह आंसर होने चाहिए। और यदि कट कॉपी पेस्ट यदि कोई स्टूडेंट करता है तो उसके क्वेश्चंस एक्सेप्टेड नहीं होंगे। आप सब अपने दिमाग से जो मैंने बोला है उन चीज़ों को एनालिसिस करते हुए थोड़ा सा किताब का भी सहारा लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि किताब का बिल्कुल सहारा ना लें, कि आप किताब को देखें ही ना, किताब भी देखें, जो मैंने बताया उन चीज़ों को
इनकॉर्पोरेट करना अपने आंसर के अंदर मत भूलिएगा, वही आपका टॉपर मटेरियल है। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी एक PDF बनाइए और मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।